नमस्कार दोस्तों हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें अभी तक हम लोग बाद का मुगल काल पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं यूरोप कंपनियों का भारत आगमन। जो यूरोप की जो कंपनियां थी वो इंडिया आ रही थी, ये यूरोपियों का भारत आगमन, ये हम लोग पढ़े हैं। उसमें पहले पुर्तगाल आए, डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांस आए। इसी क्रम में आपको हमने याद रखने के लिए कहा था, पुर्तगालियों को हरा दिया था अंग्रेजों ने ये, और डचों को हराया, डेनिश तो बेच के चले गए, और फ्रांसियों को हरा दिया था। पुर्तगाल आए तो इन्होंने इंडिया में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, डचों ने कहाँ लगाई, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांस कहाँ कहाँ इन्हें इंडिया में पहली फैक्ट्री अपनी लगाई, कहाँ किला बनाए, क्या किए, तो पूरा डिटेल हम लोग पुराने लेक्चर में देख चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। सारे लेक्चरों का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरा, तो उन लेक्चरों को आप देख लेंगे तो इसको फिर आप अच्छे से कैरी कर पाएंगे, आगे वाले लेक्चर को समझ पाएंगे, इसको अच्छे से पूरा डिटेल वहाँ पर बताया गया है, विथ मैप के साथ वहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे कैसे वर्चस्व अपना जमाया, कैसे यहाँ पर इन लोगों ने राजनीतिक सत्ता है जो मजबूत की इंडिया में, और फिर यहाँ से शुरुआत होती है पूरा एक तरह से पूरे देश में, पूरा देश को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो बंगाल से इन्होंने शुरुआत की है, और बंगाल से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पूरे देश को कैसे कंट्रोल में लिया, तो आज ये पूरा डिटेल जानेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, स्टडी विथ महेश। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत बंगाल से क्यों की है, पहले क्वेश्चन तो यही आता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, माना जाता है कि पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी 1613 में, लेकिन 1611 में यहाँ लग चुकी थी मसूलीपट्टनम में, ये हम बताए थे आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो 1613 में इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में थी, ये आपको याद रखना है। इस कहने का मतलब ये है, इन लोगों ने इस क्षेत्र से व्यापार स्टार्ट किया और यहाँ पर इन लोगों ने अपना वर्चस्व जमाया। तो यहाँ पर सिर्फ व्यापार ही कर पा रहे थे साउथ के इस क्षेत्र में, दक्षिण और पश्चिम वाले क्षेत्र में। यहाँ पर राजनीतिक सत्ता मजबूत नहीं कर पाए अपनी। उसका भी रीजन रहा क्योंकि हम मराठा जो थे, मराठा बहुत स्ट्रांग थे यहाँ पर, और मराठा इतना स्ट्रांग थे कि उनसे इस शुरुआत में अंग्रेजों को टक्कर लेना इम्पॉसिबल था। अंग्रेज नहीं जीत पाते उनसे, और यहाँ पर अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं कर पाते। व्यापार भी कर रहे थे, वो भी उनको छोड़ के जाना पड़ जाता अगर यहाँ पर शुरुआत ये लोग कुछ ऐसा करते तो। फिर ये लोग पहुँचे बंगाल, और बंगाल जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित शुरुआत की। बंगाल में ऐसा क्या था कि यहाँ से इनकी शुरुआत हुई, तो आपको बताएं हम बंगाल पहले केंद्र इनके कंट्रोल में था, आपको पता मुगल के 1700 की हम बात करते हैं तो औरंगजेब का समय था, और औरंगजेब के समय मुर्शिद कुली खां को बंगाल का यहाँ पर नवाब बनाया जाता है, और वहाँ का दीवान और सूबेदार ही रहते हैं। बंगाल के दीवान और सूबेदार रहते हैं, तो काम चलता रहता है। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर इनका भी मन करता है, क्योंकि यहाँ केंद्रीय पावर थोड़ी कमजोर पड़ती है मुगलों की, इनका भी मन करने लगता है कि हम भी स्वतंत्र हो जाएं, और स्वतंत्रता की घोषणा करने लगते हैं अलग अलग राज्य। जब इनका मन स्वतंत्रता की ओर करता है, क्योंकि इनको लगता है कि हमारा बंगाल है क्षेत्र है बहुत पावरफुल है, बहुत कह सकते हो कि रिसोर्सफुल है, यहाँ पर सब कुछ है। क्योंकि उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता था, यहाँ से व्यापार खूब होता था। आपको बताएं यहाँ से पूरी तरह से व्यापार होता था, यहाँ से ये बंदरगाह थे, यहाँ पर खूब कृषि खूब होती थी। कृषि उपज जो थी, जो वहाँ पर एग्रीकल्चर था बहुत भयंकर तरीके से होता था। जूट के खेती, कपास है, सब कुछ संपन्न राज था एकदम से, कह सकते हो आप। तो इनको लगा कि हम भी स्वतंत्र हो जाएं, तो सब अलग अलग स्टेट अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 तक इसने शासक किया, और इसके समय से सभी जितने भी स्टेट थे लगभग स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। पहले हैदराबाद ने की, बंगाल ने की, अवध ने की, फिर तो ऐसे सभी लोग करने लगे घोषणा स्वतंत्रता की, तो और स्वतंत्र हो भी गए। तो मुर्शिद कुली खां ऐसा एक नवाब था जिसने पहले बंगाल की स्थापना की, स्वतंत्र बंगाल की, मुगलों से अलग। जब बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा होने लगी तो अब बंगाल या दूसरे जो राज्य हैं उतना स्ट्रांग नहीं रहेंगे जितना कि मुगल के अंडर में थे। भले ही ये कमजोर था, लेकिन एक डर था अंग्रेजों के और सभी को इसका। जब ऐसा होने लगा तो आपको समझ सकते हैं कि फिर इन्होंने एक्टिविटी, जब यहाँ पर कमजोर पड़ने लगी सत्ता, पॉलिटिकल राजनीतिक जो सत्ता थी, तो अंग्रेजों ने फिर यहीं से स्टार्ट की एक्टिविटी। और ये आपको बताएं कि भारत का स्वर्ण कहा जाता था, सब कुछ यहीं था। तो और अच्छी यहाँ पर बात थी, अंग्रेज जानते थे बंगाल के बारे में कि यहाँ बहुत अच्छा रिसोर्स है, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर, सब कुछ हमको यहीं से मिलेगा। तो ये था। तो बंगाल के अलग अलग नवाबों ने अलग अलग समय रूल किया। मुर्शिद कुली खां आए, शुजाउद्दीन आए, सरफराज आए, अलीवर्दी खां आए, सिराजुद्दौला आए, मीर जाफर आए और मीर कासिम आए।
फिर मीर जाफ़र आए और फिर ये नज़्म-उद-दौला, सिराजुद्दौला और मुबारक-उद-दौला 1772 तक लास्ट था ये थे। मुर्शिद कुली खां पहले ऐसे बंगाल के नवाब थे जिन्होंने स्वतंत्र बंगाल की घोषणा की। औरंगजेब के समय ये सूबेदार और दीवान थे और इन्होंने बंगाल की राजधानी पहले ढाका थी, वहाँ से मुर्शिदाबाद और मकसूदाबाद इन्होंने स्थापित की बंगाल की राजधानी। तो ये बंगाल के थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में। ये है बंगाल और ये बंगाल देखिए, ये है कोलकाता, ये है साउथ परगना 24, नॉर्थ परगना 24, हुगली है, ये है मुर्शिदाबाद। ये इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, कैपिटल बनाई। ठीक है, पश्चिम मेदिनीपुर है ये, और ये बैंकुरा है और ब्रह्म है, ये नादिया है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला। इधर देखिए आप, ये मालदा है, ये पूरा बंगाल है, ऊपर दार्जिलिंग है टॉप पे ये। तो ये बंगाल का क्षेत्र। तो बंगाल की स्थापना पहले मुर्शिद कुली खां ने की, क्योंकि ये भी बता दी हम स्वतंत्र हुआ ये। ठीक है, अब इसके बाद जो शासक आता है वो अली वर्दी खां आते हैं, और अली वर्दी खां भी एक बहुत टैलेंट शासक माना जाता था। इसने यूरोपियों की जो इंग्लिशों की वो तुलना की, वो मधुमक्खी के छत्ते से की है। और इनका जो काल देख लेते एक बार, 1740 से 56 तक रहा, 15-16 साल ये रहे बंगाल के नवाब। और इन्होंने अंग्रेजों के लिए कहा कि यदि इनको छोड़ दिया जाए तो ये शहद देंगे, और यदि इनको छेड़ दिया जाए तो ये हमको काट काट कर खा डालेंगे, ऐसा इनका मानना था। बाद में इन्हीं के काल में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ गया था, और सिराजुद्दौला को इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के ऊपर कभी विश्वास नहीं मत करना, और जब भी आपको मौका मिले तो इनको यहाँ से खदेड़ भगा देना। कि ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो बंगाल का आपने मैप देख लिया, ये क्यों संपन्न था ये भी देख लिया आपने, कृषि वगैरह, और यहाँ व्यापार अच्छे हो रहे थे, बंदरगाह थे, कौन कौन नवाब आए और कहाँ से स्वतंत्रता की घोषणा हुई, ये आप देख चुके हैं अभी तक। अब बात करते हैं, यहाँ से सही चीज़ स्टार्ट होती है, वो है सिराजुद्दौला से, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना है सारी चीज़ें। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। यहाँ से सिराजुद्दौला जैसी गद्दी पर बैठा, उसके संघर्ष स्टार्ट हो गए अंग्रेजों के साथ। देखिए, सिराजुद्दौला गद्दी पर जब बैठा ना, तो उसको पहले लड़ाई करनी पड़ी शौकतगंज से। शौकतगंज से उसकी लड़ाई हुई गद्दी को लेके, तब बड़ी मुश्किल में ये गद्दी पर बैठा। तो आप याद रखना, शौकतगंज से हुई थी, इसके बाद ये गद्दी पर बैठा। जब सिराजुद्दौला जैसी गद्दी पर बैठा, देखिए 1 साल ही शासक किया इसने, 1756 से 57 तक। जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसकी अंग्रेजों से लड़ाई स्टार्ट हो गई। क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेजों ने किया ये था कि जितने भी इसके विरोधी थे उनको सबको समर्थन दे रखा था। अंग्रेज सबको समर्थन दे रखे थे सिराजुद्दौला की विरोधियों को, जितने दरबार में इनके विरोधी थे सिराजुद्दौला के, सबको समर्थन, एक सपोर्ट अंग्रेजों का था। इसलिए अंग्रेजों से चिढ़ा हुआ था, अंग्रेजों से पटी नहीं रही थी। जैसे गद्दी पे बैठा, संघर्ष स्टार्ट हुए। अब क्या होगा कि अंग्रेजों ने हरकत स्टार्ट की। हरकत ऐसी स्टार्ट की कि इन्होंने अपनी जो कोलकाता में इनकी जो कोठी थी, वो उसकी किलेबंदी स्टार्ट कर दी अंग्रेजों ने, और बगैर नवाब को पूछे। सिराजुद्दौला को कोई पूछा ही नहीं, बताया नहीं क्या करने जा रहा है, और उनकी किलेबंदी स्टार्ट की। किलेबंदी का मतलब होता है वहाँ पर अपनी फोर्स लगा देना, उसको थोड़ा सा मजबूत करना, सुरक्षा उसकी प्रदान करना। ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से ये लोग सत्ता वहाँ पर जमाने की कोशिश कर रहे थे। नवाब को ये बात सही नहीं लगी, और नवाब ने वहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर, अपनी फौज को लेकर कूच कर दिया और चले गए। 4 जून 1756 में वहाँ पहुँचे, कासिम बाजार जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उसको लूट ली गई, पूरा तहस नहस कर दिया। और 17 जून 1756 को जो सैनिक थे, अधिकारी थे कोलकाता में, किले के चारों, उनको घेर लिया और अपने कब्जे में कर लिया पूरे किले को। और वहाँ के जो अधिकारी थे वो भाग निकले और भागे। और इसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी थे वो फुल्टा द्वीप पे जाकर उन्होंने शरण ली। फुल्टा द्वीप पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने शरण ली, नहीं तो ये कह सकते हो कि ये भी वहाँ से मारे जाते उस समय। तो ये चला फिर सिस्टम। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, तब भी नहीं माना ये सिराजुद्दौला ने। 21 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को बंधक बना लिया, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में बंद किया जहाँ पर सफोकेशन हो रहा था, हवा भी नहीं आ रही थी सही से, सब मर गए। वहाँ पर 23 बचे थे, सिर्फ सब मर गए। 23 को छोड़कर सभी मर गए 146 में से। जब सभी लोग मर गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हुई। ये खबर तो इंग्लैंड तक पहुंची, सब कुछ हाहाकार मच गया। इसी घटना को काल कोठरी घटना कहा जाता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून 1756 की घटना है, डेट याद रखना। ये किसने की? सिराजुद्दौला ने की। क्या था ये? 146 अंग्रेजों को बंधक बना लिया, उसमें 23 को छोड़कर सभी मर गए। इसके बाद जैसे ये खबर वहाँ पहुँची, हाहाकार मच गया। वहाँ से कर्नल क्लाइव चले, थल सेना देख रहे थे, और जो जल सेना थी वो एडमिरल वाटसन देख रहे थे, और वो आए। इन्होंने आते ही मणिकचंद्र को घूस दी, सभी को घूस देना स्टार्ट किया और अपने कंट्रोल में किया। अंग्रेज जो वहाँ पर कलकत्ता में जो वर्चस्व वाले लोग थे उनको सबको अपने कंट्रोल में किया, और फुल्टा में जो इनके शरणार्थी थे, जो अंग्रेज के अधिकारी थे, उनको छुड़वाया और अपना एक स्थापित किया वहाँ वर्चस्व।
फिर सिराजुद्दौला के साथ इन्होंने की संधि हुई, उनको बाध्य किया सिराजुद्दौला को संधि के लिए, इसको अलीनगर की संधि कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग हुआ ये था कि जो दस्तक जो फ्री पास का जो पहले अधिकार मिला था इनको फर्रुखसियर के समय में, इसको फिर से जारी किया गया। किलेबंदी की इन्होंने परमिशन दे दी कि भैया ठीक है आप अपनी फैक्ट्री का किलेबंदी कर लीजिए, सिक्के ढालने की अनुमति देगी, आप सिक्का बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से पैसा बनाने लगे वो लोग, तो अब यहाँ से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और अंग्रेज इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और पृष्ठभूमि तैयार होती है प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध आपको पता है कि कहाँ होगा, ये इसका डेट याद रखना, 23 जून 1757 है, प्लासी का युद्ध है। एक निर्णायक युद्ध था, कह सकते हो कि यहीं से पूरा अंग्रेजों का एक पूरा वर्चस्व स्टार्ट हुआ और अंग्रेजों ने तो फिर यहाँ से पूरा अपना वही जमाना ही स्टार्ट कर दिया। कहाँ होगा? बंगाल, पश्चिम बंगाल में होगा, भागीरथी नदी के किनारे होगा। तो पश्चिम बंगाल में होगा, भागीरथी नदी किनारे होगा, ये पश्चिम बंगाल भागीरथी नदी किनारे होगा। बंगाल का नवाब समय सिराजुद्दौला था और उसका जो सेनापति था वो मीर जाफर था। इंग्लिश कंपनी का सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव था और ये सेनापति था। मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीर द्वितीय था उस समय मुगल शासक, 1754 से 59 तक रहा, ये डेट याद रहे ना रहे, लेकिन आलमगीर द्वितीय था जब प्लासी का युद्ध हुआ मुगल शासक। तो याद रखना मीर जाफर था। प्लासी का युद्ध था कुछ नहीं, एक तरह से अंग्रेजों ने सौदा कर रखा था नवाब का। जितने भी इसके विरोधी थे सभी को अंग्रेजों ने खरीद लिया था। जैसे इनकी सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम, इनको भी लालच दी गई थी, इनको भी खरीद लिया गया था। नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था ना, लड़ाई तो इसी से होनी थी, इसी को वहाँ पर पूरा देख रेख करना था। इसको कहा गया भैया आप हमारा साथ दीजिए, अंग्रेजों ने कहा आपको हम नवाब बनाएंगे बंगाल का, इनको हटा देंगे सिराजुद्दौला को। ये इसने कहा, ये तो मजा आ गया, तो ये भी अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। पूर्णबाग का नवाब शौकतगंज तो देने वाला था साथ अंग्रेजों का, क्यों? क्योंकि इससे तो गद्दी के लिए लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला की, तो ये कहाँ सिराजुद्दौला का साथ देगा। तो ये तीनों बिक चुके। दीवान सबसे इंपॉर्टेंट अमीन चंद्र, इसको तो खरीद लिया गया था। आपको पता है दीवान है, पैसों का लालची तो होगा, इससे कहा 30 लाख रुपया आपको हम नगद देंगे और 5% जितनी भी संपत्ति हम लूटेंगे यहाँ से बंगाल से, जितनी भी संपत्ति निकलेगी यहाँ पर सिराजुद्दौला की, उसका 5% आपको हम देंगे। ये कहा भैया इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जगत सेठ बंगाल का, जगत सेठ महावत चंद्र, ये भी बिक चुका था, सभी बिक चुके थे, कुछ नहीं था। एक सौदा था नवाब को बेचने का सिराजुद्दौला को, और नवाब क्या था कि दोपहर तक युद्ध जाते जाते अंग्रेजों के पक्ष में चला गया, क्योंकि लड़ाई हुई नहीं। सही बात तो यही था प्लासी के युद्ध के बारे में। तो फिर इतिहासकार हैं के एम पानीकर, इन्होंने लिखा है प्लासी का युद्ध कुछ भी नहीं था, नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेचे देने का एक सौदा मात्र था। ये था प्लासी का युद्ध, कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने खरीद लिया था सबको, तो वहाँ पर युद्ध हुआ ही नहीं था। ये प्लासी का युद्ध था। प्लासी के युद्ध के बाद सारी सिचुएशन बदल जाती है। फिर मीर जाफर जो आपको देखे थे अभी आपने, जो इनका सेनापति था, उसको फिर यहाँ पर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को, और फिर वहाँ से दूसरा स्टार्ट कार्यक्रम चलता है, वो हम आगे देखेंगे। फिर इसको हटाते हैं, फिर मीर कासिम को बनाते हैं, फिर इसको बनाते हैं, तो ये चलता रहता है। तो हम आगे अभी देखेंगे दूसरे लेक्चर में, ये पूरा खत्म हो जाएगा बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का स्थापना या अधिपत्य कह सकते हो, उनकी पॉलिटिकल पकड़ पूरा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगी। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक करें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्यों नहीं आया, कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट तो दे सकते हैं आप। और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप PDF इसकी ज़रूरत है, या आप कह सकते हैं कि नोट्स आप बनाते रहिए पेन कॉपी लेके, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सही रहेगा। नहीं तो PDF आप लगे तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, तो आपको PDF इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं द.em इंस्टीट्यूट या द EM इंस्टीट्यूट, ये फेसबुक पेज पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।